बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं जचता है। जिस पद पर है मोदी जी, उसके पद की गरिमा का भी ख्याल रखें। इससे देश की गरिमा को धक्का लगा है कि वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैरन पट्टी पे भाई। अमित शाह जी कहते हैं आज चुनाव के समय तो हम जुमले बोलते हैं, हमें वोट लेना है। उतना वायदा करो जितने नौजवानों को नौकरी दे सको। अब जो मन में आ रही है वो सिलेंडर की महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो मन में आ रही है विद्युत दरें बढ़ रही हैं, कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आपने निजीकरण के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी आपने एयरपोर्ट बेच करके उनको दिए। अभी आपने 99 रेल के रूट उनको दिए। आप तमाम प्राइवेट संस्थानों की जमीन बेच रहे हैं। ये मोदी जी की वही मजबूरी है जो उद्योगपतियों से डील हुई पड़ी है। आज साल जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का है। आज सारी विपक्षी पार्टियों को किसानों का साथ देना चाहिए कि मोदी जी, देश की एकता की ताकत ही देश की ताकत है। ये मोदी जी और उनकी सरकार के लच्छेदार बातों में न फंसे। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब देश की जनता को मोदी ये बताएं कि अब क्या क्या बचा है, उसकी लिस्ट जारी करें। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं जय चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज में। आज हम हैं अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती जो कि अलीगढ़ के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी हैं। नमस्कार विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज में। थैंक यू। आज हम अलीगढ़ के बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, देश के बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हम आपको इससे पहले बता दें, चौधरी विजेंद्र सिंह जी 1989 से लेकर 2004 तक लगातार विधायक और सांसद रहे। आज हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं जो कि आज भारत में बढ़ते हुए मुद्दे हैं। कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज विजेंद्र सिंह जी से। तो मेरा विजेंद्र सिंह जी से पहला मुद्दा यह रहेगा कि विजेंद्र जी, किसान आंदोलन आज की तारीख में बहुत ही सुर्खियों पे है। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन के लिए सरकार कुछ नियम बना रही है या नहीं बना पाई? लेकिन दुर्भाग्य है, मोदी जी एक तरफ अपने को सुलझा हुआ नेतृत्व में विश्व गुरु की संज्ञा देते हैं जी, लेकिन ये कैसी समस्या ये पूरे देश को शर्मसार कर रही है जी, जिससे दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने भी कहा है कि भारत सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए, हरदर्मी छोड़कर उनको सम्मान के साथ उठाना चाहिए जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जी, जिसके दबाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी जिद पाड़े हुए हैं और किसानों के आंदोलन को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जबकि ये अन्नदाता है, खून पसीने की कमाई से देश को अन्न खाद्य उत्पादन पैदा करता है और इन्हीं के बच्चे उस खून पसीने के घरों में कमाई खा करके जो पैदा हुए देश की रक्षा कर रहा है, और उनके प्रति इनके दिल में जरा भी दया भाव या कहना चाहिए उनकी समस्याओं के प्रति समाधान उनके संज्ञान में नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? विजेंद्र जी, आज 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं किसान आंदोलन को। मोदी जी कहते हैं कि मात्र एक फ़ोन की दूरी है, मुझे फ़ोन लगाएं और मैं किसान समस्या का समाधान करूंगा। तो इस मामले में क्या राय होगी, क्या राय है आपकी? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं जचता है। जिस पद पर है मोदी जी, उसके पद की गरिमा का भी ख्याल रखें। देश का प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कहें, एक कोल की दूरी है तो उसे निभाएं। क्या एक कोल की दूरी की बात कहे हुए मैं समझता हूं 20 दिन से लेकर 30 दिन हो चुके हैं उस बात को।
एक महीने में भी 1 कॉल की दूरी समाप्त नहीं हुई। क्या देश की 135 करोड़ जनता या विश्व की तमाम जनता और तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस बात को नहीं देख रहे होंगे कि एक तरफ मोदी जी पूरे दुनिया में जय जयकार कराना चाहते हैं और अपने शब्दों का ध्यान नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। इससे देश की गरिमा को धक्का लगा है। मोदी जी को तत्काल प्रभाव से अपने वचन को याद करके तत्काल प्रभाव से समाधान ढूंढना चाहिए, करना चाहिए। कुछ बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा कुछ बयान आए, हमने सोशल मीडिया पे देखे। उनके द्वारा बोला जाता है कि किसान खालिस्तानी है। तो आपका इस बयान के ऊपर क्या कहना होगा? बिल्कुल ऐसा है, एक किस्सा सुना होगा आपने, हम आग लगाने आए हैं, हम आग बुझाना क्या जाने। उन्हें लगता है कि आतंकवाद और उग्रवाद के शब्दों से ही धार्मिक धार दे करके देश की सत्या हत्या ली उन्होंने, तभी उन्हें शायद ये 2 शब्द याद आते हैं। आज स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, इनकी आत्मा रो रही होगी, लोहिया जी की आत्मा रो रही होंगी कि किसान 100 दिन से सड़कों पर पड़े कड़ाके की ठंड में, इस धूप में, गर्मी में, और उनको देश के प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के लोग या बड़े बड़े नेता उग्रवादी कहें या आंदोलन जीवी कहें या विदेशों से फंडिंग करा करके वो लोग सड़कों में पड़े हैं। अभी माननीय योगी जी ने कहा, तो मैं नहीं समझता कि राजनीतिक नेता की किसी पद की गरिमा की भाषा है। ये तो शत प्रतिशत मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैरन पट्टी पे भाई, धार्मिक उद्घोष करके बिना किसी कमाई के, बिना संघर्ष के इस सत्ता के कलियारों में पहुंच गए हैं, जिससे इन्हें अपने कमांड नहीं है शब्दों पर। जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ट्विटर पे कई लाख लोगों ने एक ही दिन में रोजगार का एक ट्वीट किया था। तो उस रोजगार के लिए विजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से रोजगार के लिए अपने वादे करती है, रैलियों में जाकर ये कहा जाता है कि हमने इतने करोड़ रोजगार दिए हैं, इतने करोड़ रोजाना दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रोजगार के बारे में? देखिए, मेरा स्पष्ट बात है, भारत सरकार के मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा सोच, युवा युग, नौजवानों का देश, नए रास्ते पर। तो क्या उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने वादा भी किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का? तो आज उनकी सत्ता को 5 और 2 7 साल हो गए। 7 वर्ष में 14 करोड़ नौकरियां अब तक उनके वायदे पर लगनी चाहिए थी। देश की कुल आबादी कितनी है? 135 करोड़। 14 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर तो हर घर में कम से कम एक नौकरी, छोटे से लेके बड़े घर तक, गरीब से लेके सामान्य मजदूर कम होगा। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार में रोजगार बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा जी। वायदा उतना करो जितना कर सको जी। न कर पाओ तो जनता के साथ धोखा मत करो, छल मत करो जी। धोखे की पराकाष्ठा मत तोड़ो। लेकिन मैं क्या कहूं, उन्हीं के सहपाठी, उन्हीं के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी कहते हैं आज चुनाव के समय तो हम जुमले बोलते हैं, हमें वोट लेना है। अब वोट ले लिया, अब नहीं कर पाएंगे हम। जब कोई बात थी कह दिया हम नहीं करेंगे। तो मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि ये राजधर्म है, ये नीति धर्म है, ये कर्म धर्म है। कम से कम इस राजधर्म को निभाओ। इस कुर्सी के लिए इंसानियत को मत तोड़ो, बर्बाद मत करो। उतना वायदा करो जितने नौजवानों को नौकरी दे सको। अभी आपने देखा होगा
मोदी सरकार के दौरान उज्ज्वला गैस योजना लागू की गई थी। कांग्रेस के समय में सिलेंडर मात्र 350 रुपये का हुआ करता था, सब्सिडी भी काफ़ी आया करती थी। आज की डेट में सब्सिडी को बिल्कुल घटा दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया है। तो जो लोग उस समय उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिन लोगों ने फ्री कनेक्शन लिए थे, आज की डेट में वो लोग गैस भरवा भी नहीं पाते सिलेंडर में। तो उन गरीबों के लिए आपकी तरफ से क्या राय होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? जय चौधरी साहब, फ्री कनेक्शन उस समय भी नहीं थे जी। वो ये था कि कनेक्शन देते थे और उनकी सब्सिडी में से काट लेते थे जी। तो जो पहले महंगी की सब्सिडी दी उससे अपनी कनेक्शन की पूर्ति कर ली, अब वो सब्सिडी भी खत्म कर दी। ये तो वो हाल हुआ जब अंग्रेज देश में राज करते थे, तो पहले किट में उन्होंने फ्री चाय बांटी और लोग चाय के आदी हो गए। तो आज चाय के बिना लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो चाय जो जीने का माध्यम बन गई, अब वो व्यापार बन गया, उद्योग बन गया। द सेम केस, उज्ज्वला के फ्री की घोषणा की, सब्सिडी काट ली, अब लोग आदी बन गए। अब जो मन में आ रही है वो सिलेंडर की महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितने तक जा सकती है सिलेंडर? जो मन में आ रही है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है, जो मन में आ रही है विद्युत दरें बढ़ रही हैं। आखिर मोदी जी मुझे बताएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये महंगाइयों से जो धन अर्जित हो रहा है, क्या ये सब पैसा का पैसा ये कहाँ जा रहा है? क्या उनको चंदों उन उद्योगपतियों ने, लगभग उनकी संख्या 15-20 होगी, पहले तो आपने 4.5 लाख हजार करोड़ कर्जा माफ किया उन लोगों का विभिन्न तरीके से, और अब उन्हीं को लाभ पहुंचाने के अर्ज से आप पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए आपने निजीकरण के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी आपने एयरपोर्ट बेच करके उनको दिए, अभी आपने 99 रेल के रूट उनको दिए, कहीं आप तमाम प्राइवेट संस्थानों की जमीन बेच रहे हैं। आखिर क्या है? और मुझे कहने में संकोच नहीं है, आवाम से कहना चाहता हूं कि किसान विरोधी कानून ये मोदी जी की वही मजबूरी है जो उद्योगपतियों से डील हुई पड़ी है, जिसके कारण किसानों की मांग को नहीं मान रहे हैं। अंधा तो इतना आंदोलन नहीं चलता। लोग कहते हैं वहां पर कि आंदोलन तो विपक्षी पार्टियों के सहारे चल रहा है। तो मोदी जी, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का मूल कर्तव्य क्या है? उनकी मॉरल ड्यूटी क्या है? जब जनता अपने हितों की लड़ाई लड़ेगी तो विपक्षी पार्टियां क्या जनता का साथ नहीं देंगी? तो क्या विपक्षी पार्टियां दावत खाने के लिए होती हैं? आज सवाल वोट का नहीं है, आज सवाल जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का है। आज सारी विपक्षी पार्टियों को किसानों का साथ देना चाहिए। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, जो लोग किसानों के दम पर जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसानों के आंदोलन का समर्थन करें, साथ दें। और मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी, देश की एकता की ताकत ही देश की ताकत है। एकता की ताकत ही देश का डीएनए मूल मंत्र है, वही देश का भविष्य है। देश की एकता को तोड़ के कुर्सी की वोट की खातिर कुर्सी को मजबूत करने से कब्जा करने की कोशिश मत करो। अभी आप किसान आंदोलन के नाम पर देश की समाज की एकता तोड़ना चाहते हैं। अरे उद्योगपति तो चंद हो सकते हैं, 20-25 होंगे, लेकिन ये छोटे व्यापारी, ये तमाम दुकानदार, ये तो परोक्ष रूप से किसान हैं। अरे देश में किसान नहीं रहेगा तो दुकानदार नहीं रहेगा, और दुकानदार किसान नहीं रहेगा तो मजदूर नहीं रहेगा। मैं दावा देता हूं 90% किसान के इस आंदोलन से आवाम को कष्ट पहुंचेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए लोगों से आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस आंदोलन की सार्वभौमिकता को, आवश्यकता और अनिवार्यता को समझने की कोशिश करें।
ये मोदी जी और उनकी सरकार के लच्छेदार बातों में न फंसे, जात और धर्म के बंटवारे में न फंसे, किसी लोभ लालच में न फंसे। ये आंदोलन किसान उन्हीं किसानों का नहीं है जिनके नाम पर जमीन है। जो गांव में 70% जनता रहती है वो भी किसान है, बाजारों में दुकानदार रहते हैं, गरीब मजदूर रहते हैं, वो भी किसान है। क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो अन्न कहाँ से आएगा, खाने के पदार्थ कहाँ से आएंगे, उत्पादन कहाँ से होगा। विजेंद्र जी, मोदी जी तो कहते हैं कि हमने एमएसपी जो लागू की है, एमएसपी का रेट किसानों को मिल रहा है। आज भी जाएं आप, एमएसपी पे ही सारे किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी। तो वो एमएसपी, किस एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को बताएं वो किस एमएसपी के लिए कहना चाह रहे हैं। देखो जय, झूठ बोलना का अगर कंपटीशन हो गया विश्व में तो नंबर 1 पे टॉप करेंगे मोदी जी, नंबर 2 पे आ जाएंगे योगी जी, या मैं ये कहूं कि 2 में तो ये सभी लोग हो जाएंगे शामिल, लेकिन टॉप विश्व को जो टॉप करेंगे मोदी जी करेंगे। अरे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आदरणीय मोदी जी ये बात सही है, एमएसपी देने उसे कहते हैं जो रेट सरकार निर्धारित करती है उससे नीचे उत्पादन नहीं बिकना चाहिए। सरकार उसको उस रेट को पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, चाहे सरकार खरीदे चाहे जो खरीदे। मैं पूछना चाहता हूं, कल परसों मक्का बिकी थी, आपका रेट क्या था? 900 के भाई बिक गई 1700 से। आपको बाजरा का रेट था 1100 से आगे नहीं बढ़ा। आपके धान का रेट था, मुख्य फसल है देश की, 1668 रुपए था, 1500 से आगे नहीं बढ़ा, 1300-1400 से आगे नहीं बढ़ा। आखिर एमएसपी कहां मिली? कहीं मिली? 5 साल से आप गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे, एमएसपी कहां मिली? आप कौन सा, आप एक चीज का जवाब दें कि बिजली की दरें दूनी हो गई, डीजल का रेट दूना हो गया, कीटनाशक दवाएं दूनी हो गई, तमाम महंगाई आ गई, गैस के रेट दूने हो गए, तिगुने हो गए, तो फिर एमएसपी दूनी तिगनी क्यों नहीं हुई? और हुई तो उस रेट पे आपने खरीदने की व्यवस्था क्यों नहीं की? और व्यवस्था कहां नहीं हुई? जब किसान की फसल मक्का, बाजरा, धान, गेहूं सब बिक जाता है तब वो उद्योगपतियों के को डकारने के पेट में चला जाता है, तब आप कहते हैं अब सेंटर खोले जाएंगे। जब माल किसान का चला गया तो अब सेंटर खोलने से फायदा क्या होगा? केवल जुमलेबाजी, झूठ, इसके अलावा कुछ। अभी हाल ही में हमें पता चला कि 23 सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया, लेकिन हमने एक आरटीआई के तहत पता किया तो आरटीआई में हमें पता चला कि 26 कंपनियों का निजीकरण किया गया है। तो जैसे उनमें एयर इंडिया है, पवन हंस है, भारत पेट्रोलियम है, और अब तो जो बैंक है, बैंकों का भी निजीकरण किया गया, जो कि आपने देखा होगा अभी 2 दिन हड़ताल रही है बैंकों की। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जितनी एयरलाइंस हैं जी वो सब इन्हीं को दे दी जाएंगी, टाटा बिरला दमाने जी। जितने सरकारी संस्थान हैं उनकी बहुत कीमती जमीनें हैं, वो कौड़ियों के भाव दी जा रही है। जितना बैंक हैं, ये बैंकों का निजीकरण क्या है जानते हैं आप लोग? इन सरकारी बैंकों का निजीकरण करके इन उद्योगपतियों की बैंकों में समाहित कर दिया जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे कि यस बैंक प्राइवेट बैंक थी, उसमें लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं था, क्या आगे चल के सरकारी बैंकों का निजीकरण होता तो यही आगे चलकर हो सकता है? देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ जी, अब देश की जनता को मोदी ये बताएं कि अब क्या क्या बचा है, उसकी लिस्ट जारी करें जी, जिससे जनता समझ तो ले कि अब क्या 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 उद्योगपतियों को बिकने वाला है। मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब तुम सरकारी बैंक चला नहीं सकते, संस्थानों को तुम चला नहीं सकते, एयरपोर्टों को चला नहीं सकते,
धरोहर इंडिया की जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंगें हैं उनको आप सुरक्षा रख रखाव कर नहीं सकते, तो फिर आप लोकसभा क्यों चला रहे हैं? फिर तो आप इसको भी दे दीजिए निजीकरण में। ये उद्योगपति पैसों से सुन लिया करेंगे, कानून बना लिया करेंगे, अपना चलाएंगे। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी तुमने। ये तो अंग्रेज में पूरी गति होने वाली है। पहले अंग्रेजों ने आकर के हुकूमत की थी, अब ये 15 उद्योगपति आकर के देश में हुकूमत करेंगे, बचा कुछ नहीं है भाई। अब सच्चाई तो ये है ईमानदारी की। अभी हमने कल एक मुद्दा देखा, दिल्ली में जंतर मंतर पे एक आंदोलन भी चला हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा। उसमें जैसे कि राज्यपाल को सीधे कुछ बोल दिया गया है कि आप एलजी को ही सारी फाइलें देंगे, राज्यपाल का ही अंतरफेयर रहेगा सारी फाइलों में। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग की गई, उनके पदों को काट दिया गया, उनके लिए जो कार्यान्वयन थे उनको हटा दिया गया, तो क्या ये संवैधानिक ठीक है? जय देखिए, आप बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। देश में कहा गया नो कास्ट इन कम्युनिटी, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल, आइज ऑफ स्टेट कंट्री लॉ। देश संविधान से चलता है, राजधर्म आत्मा की आवाज पे न्याय के लिए होता है। ये जिस तरीके से चल रहा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया। अधिकारियों की आत्मा मर चुकी है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। अधिकारियों ने इस सरकार में, हमारे प्रदेश में चाहे देश में, ये बना लिया है कि लूटो खाओ मौज उड़ाओ और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार लगाओ। इसीलिए करप्शन बढ़ गया, अपराध बढ़ गया और राजनीतिकरण हो गया अधिकारियों का। क्योंकि इन्होंने कहा था 3 चीजें, सुशासन देंगे, भय मुक्त समाज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। अरे भ्रष्टाचार की सीमा प्रशासन में टूट गई। अगर नैतिकता है तो इस कार्यकाल के अधिकारियों की जांच करा लो। इनके रिश्तेदारों की और घरबारों की मालूम पड़ जाएगा करप्शन क्या है। थानों में, तहसीलों में, बिजली घरों में, सरकारी कार्यालयों में रेट ने सीमा तोड़ दी। ये करप्शन, अपराध ने सीमा तोड़ दी। आए दिन 5 साल से 10 साल से 15 साल महिलाओं के, बालिकाओं के साथ रेप, चोर, डकैती, लूट। क्या नहीं हो रहा है? सुशासन की बात करते हो? अरे राजधर्म से कहते हैं। किसी जमाने में लाल बहादुर शास्त्री की रेल एक्सीडेंट हो गई थी, एक्सीडेंट उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बड़े बड़े राजनेताओं ने ईश्वर के नाम पर कुर्सी पर सुबह बैठते थे और शाम तक राजधर्म निभाते थे। ये कब चाहो कैसे भी हो, वोट कैसे लिया जाए, इसका राजधर्म में। आदरणीय मोदी जी, बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, राजधर्म निभाओ, न्याय धर्म निभाओ, कर्म धर्म निभाओ, संविधान का धर्म निभाओ। और माननीय योगी से कहना चाहता हूं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए आप सन्यासी हो, आप किस चीज का लोभ लालच है? काय का इतिहास लिखना चाहते हो? दलगत राजनीति से ऊपर उठो। दल कुर्सी देने के लिए था, आपको मिल गई, अब राजधर्म निभाओ। ये आप ये समझते हैं कि निष्पक्ष प्रदेश चल रहा है? अगर आप में नैतिकता है, आपकी आत्मा है जिंदा, तो आइए कपड़े बदल के किसी थाने में रात को चलते हैं हम और आप, तहसीलों में, सरकारी कार्यालयों में, तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि भ्रष्टाचार कैंसर बन चुका है, अब इसका इलाज नहीं है कोई। बहुत बहुत विजेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी सोशल मीडिया पे बहुत ही जोर शोर से ईवीएम का मामला चला हुआ है। कुछ राजनेताओं द्वारा कहा जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, जिससे कि वोट सारी बीजेपी को जाती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ईवीएम मशीन को वोट के दौरान, इलेक्शन के दौरान हटाकर वही पुराने पैटर्न पर इलेक्शन कराना चाहिए? लेकिन 2 बातें,
बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। दिस इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे देश के लोकतंत्र का सिस्टम है, जनता के द्वारा जनता के लिए। पार्टियां तो उसका एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। अगर देश की जनता ये कहती है कि हमें अब ईवीएम में विश्वास नहीं है, तो व्यवस्था उसकी है, तो फिर इनको मानना चाहिए, चुनाव आयोग को मानना चाहिए। फिर हठधर्मी क्यों? एक बात। फिर ये ईवीएम की व्यवस्था क्यों? नंबर 2। नंबर 3, देश के दुनिया के विकसित देश, यूएसए, जापान, बहुत से कंट्री, जब वो ईवीएम में विश्वास नहीं रखते, वहां की जनता ईवीएम में विश्वास नहीं रखती, तो हिंदुस्तान में क्यों? तो आपका कहने का मतलब है कि ईवीएम हिंदुस्तान से हटा देनी चाहिए और जो इलेक्शन है आने वाले में जो मतदान होना चाहिए वो पुराने ही पैटर्न पे हो। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये मैं तो बहुत छोटी चीज है। देश की आवाम कह रही है, देश की जनता कह रही है, किसान मजदूर कह रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होने दो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से भी अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन के साथ अपील करता हूँ। तो मैं तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय से भी निवेदन करता हूँ, यदि मेरी आवाज वहां तक पहुंच सके तो गांव में जाए, खेतों में जाए, खलिहानों में जाए, दौड़ के आदमी आता है और एक ही बात कहता है कि ईवीएम हटा दो। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो देश में, अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, वोट किसी का पड़े न पड़े, डिब्बा में उन्हीं का निकलेगा और चुनाव जीत के कुर्सी पर जम जाएंगे, बैठ जाएंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अब भी तो करा रहे हो पंचायतों के चुनाव, तमाम हो रहे हैं, क्यों करा रहे हो? हम क्या कह रहे हैं? अरे मोदी जी, सेकंड टर्म में जो लिखना था तो लिख लिया, अब पुण्य कमाओ, ईवीएम हटाओ, जनता जो कह रही है उसको करो, और जो वायदे किए उन्हें पूरा करो, नहीं तो इस्तीफा दे के सन्यासी ले लो। बाबा दी के 2 गोरखपुर धाम पहुंच जाए, अपना छुट्टी काटे। तो आज थे हमारे साथ अलीगढ़ के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और इसी तरीके से विकास के मुद्दों को लेकर हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। बने रहिएगा HBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।